चलो अब बातें करना बंद, ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट हमने 165 पेज पे टॉपिक पढ़ा था रिगार्डिंग क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। चार्ज आरओसी में रजिस्टर करवाने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, उसमें टाइम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है। पुराने चार्जेस के लिए वो 300 डेज प्लस आगे फर्दर 6 मंथ्स, न्यू वाले के लिए 60 डेज प्लस अगेन 60 डेज, वो सब हमने देखा। तो ये सारे प्रोविजोज ये सब चीज़ हम देख चुके हैं, आरओसी में अपडेट करवाने वाली बातें भी कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सेक्शन नंबर 82 है, 81 तक हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था। 82 में जो टर्म आ रहा है वो देख लो, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ये आगे का फेज है, चार्जेस के पूरे सिस्टम का फेज है आगे का, सेक्शन 82। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है वो समझो। पहले हमने चार्ज क्रिएट किया असेट पे, फिर वो चार्ज जाके आरओसी में रजिस्टर कराया। अब क्या हुआ, चार्ज रजिस्टर कराया तो लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना होता है चार्ज। अगर आपकी कोई असेट पे चार्ज क्रिएट किया भी है तो तब तक ही किया है ना जब तक आपने पैसे उधार ले रखे हैं। अब एज अ कंपनी आप एक पॉइंट पे तो अपने डेट होल्डर्स का डेट रीपे करोगे। जब डेट रीपे हो जाएगा तो उनको आपकी असेट पे कोई सिक्योरिटी, कोई चार्ज की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, उनके पैसे उनको वापस मिल चुके हैं, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। यही पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि अब वो चार्ज जो हमने आपकी असेट पे क्रिएट किया था उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो वो चार्ज को अपने कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल कराने का भी एक प्रोसीजर होता है। आरओसी में जाके आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये चार्ज को कैंसिल कर दो क्योंकि हमने डेट होल्डर्स के सारे पैसे रिटर्न कर दिए। आया समझ में? तो ये जो प्रोसीजर है वो यहाँ सेक्शन 82 में समझाया। अब ये चार्ज कैंसिल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। अब यहाँ तो उनको खुद को भी जल्दी होगी कि भाई जल्दी जल्दी चार्ज हटाओ हमारी असेट के ऊपर से क्योंकि हमने पैसे पे कर दिए। अब जैसे ही ये चीज़ का एप्लीकेशन कंपनी का मैनेजमेंट आरओसी में करेगा, आरओसी डायरेक्टली चार्ज को कैंसिल नहीं कर देगी। वो कैंसिल करने का ही नाम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रखा है, ठीक है। तो इमीडिएटली कैंसिल नहीं होगा। आरओसी पहले क्या करेगी, चार्ज होल्डर को इंटीमेशन देगी, उसको पूछेगी कि भाई ऐसी ऐसी एप्लीकेशन कंपनी कर रही है कि चार्ज को सेटिस्फाई करवाना है। कंपनी ऐसा बोल रही है कि आपके पैसे उन्होंने वापस कर दिए, क्या ये न्यूज़ ठीक है, कंफर्म कर रहे हो आप इस चीज़ को? तो आप अपना कंसेंट दे दो, अपना नो ऑब्जेक्शन दे दो। अगर आप अपना कंसेंट दे देते हो तो हम चार्ज को कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आया समझ में? तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अब इसके दो तरीके हो गए, इसका एक शॉर्टकट भी है। अब ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेंदी है, मतलब पहले कंपनी आरओसी में जाए, फिर आरओसी चार्ज होल्डर को पूछे, फिर चार्ज होल्डर अपना कंसेंट दे, उसके बाद चार्ज सेटिस्फाई हो। इसमें प्रोसीजर में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा क्योंकि वो कंसेंट देने में देर करेगा या चार्ज जो है वो हटेगा नहीं। इसका एक और ऑप्शन भी है, कंपनी जब डेट होल्डर को पैसा वापस कर रही है कि लो भाई आपके पैसे रिटर्न ले लो, तो पैसा रिटर्न करते टाइम कंपनी ही वो चार्ज होल्डर से एनओसी साइन करवा लेगी कि आप इस पेपर पे साइन कर दो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमने आपके सारे पैसे रिटर्न कर दिए, अब अपने बीच में कोई डेट सेटलमेंट बाकी नहीं है, हो चुका है। और अब जो चार्ज हमारी असेट पे क्रिएटेड था आपके फेवर में, अगर हम उसको कैंसिल करवा दे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये एनओसी हमें साइन करके दे दो। ऐसा अगर करवा लिया जाए तो लीगल है। अब क्या होगा, जब कंपनी आरओसी में जाएगी तो कंपनी आरओसी में जाते टाइम वो एनओसी का कागज भी लेके जाएगी कि देखो हमने चार्ज होल्डर से साइन ले लिया है और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उनके पैसे वापस मिल गए। तो आप इस चार्ज को डायरेक्टली भी सेटिस्फाई कर दोगे विदाउट आस्किंग द चार्ज होल्डर तो चलेगा। आरओसी ये चीज को अलाउ करता है। प्रोसीजर सिंपल हो गया ना, और एक ही साथ काम हो गया। 2 बार वेरिफिकेशन करवाना, आप आरओसी में जाओ, वो चार्ज होल्डर को पूछे, वो हाँ बोले, फिर यहाँ से कैंसिलेशन हो, उसकी नीड नहीं। तो शॉर्टकट ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। अब सेक्शन की लैंग्वेज में देख लेते हैं, टाइम लिमिट और फॉर्म नंबर क्या है। According to section number 82 plus rules, company shall give intimation to the registrar of the payment or satisfaction in full of any charge within a period of 30 days from the date of such payment or satisfaction in charge 4। ये फॉर्म नंबर है चार्ज 4। 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए आरओसी को कि भाई हमने चार्ज सेटल कर दिया है, डेट सेटल कर दिया है, और जो भी चार्ज 4 के साथ फीस पे करनी होगी नॉमिनल वो तो लगेगी। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और चार्ज होल्डर allow such intimation of payment or satisfaction to be made within a period of 300 days or such payment or satisfaction on payment of additional fees। नॉर्मल टाइम लिमिट क्या है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए? 30 डेज। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 300 डेज तक। एडिशनल फीस आपको इसके लिए देनी पड़ेगी, लेट फीस पे करनी पड़ेगी, वो इम्प्लाइड। अब जैसे ही कंपनी की तरफ से आरओसी को इंटीमेशन जाएगा, ये वो लॉन्ग कट वाला मेथड बता रहे हैं जिसमें आपको स्टेप्स बोले हुए हैं। तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे, होल्डर को एक नोटिस इशू करेंगे, शो कॉज नोटिस, कि भाई हम क्यों ये चार्ज को सेटिस्फाई या कैंसिल ना करें, आप बताओ, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। और कितना टाइम उनको दिया जाएगा? 14 डेज। तो रिप्लाई करने के लिए चार्ज होल्डर के पास 14 डेज का टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। इफ नो कॉज इज शोन इन दिस ड्यूरेशन बाई सच होल्डर, रजिस्ट्रार shall order that a memorandum of satisfaction shall be entered in the register of charges and shall inform the company। In short,
14 डेज में अगर चार्ज होल्डर ने रिप्लाई नहीं किया तो आरओसी मान लेगा कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे बढ़ते हैं और सेटिस्फाई करके इसको खत्म करते हैं। तो फिर वो पॉइंट पे वो चले जाएंगे। इफ द कॉज इज शोन टू द रजिस्ट्रार, ही शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर एंड शैल इन्फॉर्म द कंपनी अकॉर्डिंगली। अगर चार्ज होल्डर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको वैसे ट्रीट करेंगे, नहीं आता है, कुछ जवाब नहीं आता है तो आगे बढ़ जाएंगे। और अगर वो अपना कंसेंट दे ही देता है कि भाई कैंसिल कर दो चार्ज, तो फिर कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, तो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। However, the aforesaid notice shall not be sent in case intimation to the registrar is in specified form and is signed by the holder of charge। ये वो पॉइंट जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि अगर ऑलरेडी चार्ज होल्डर ने अपना इंटीमेशन या एनओसी कंपनी को सबमिट कर दिया है राइटिंग में, तो फिर ये 14 डेज वाला प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं। तो टाइम बचेगा ना, एफर्ट बचेगा और वेट नहीं करना पड़ेगा कोई चीज के लिए। तो अच्छा ऑप्शन है अगर आप ये प्रोविजो यूज करते हो तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैंने बता दिए। नेक्स्ट 83 में power of registrar to make entries of satisfaction in absence of intimation from the company। अब ये क्या हो रहा है, कंपनी की तरफ से कोई इंटीमेशन आया नहीं है कि चार्ज को सेटिस्फाई कर दो, लेकिन आरओसी को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अपने बिहाफ पे सुओ मोटो एक्शन जो अपने बोलते हैं वैसा भी कुछ ले सकते हैं। वो ये सेक्शन में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया। लैंग्वेज देखें, देयर मे बी टाइम्स वेयर अ कंपनी मे फेल टू सेंड इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन registrar may on receipt of satisfactory evidence of satisfaction register the memorandum। the evidence is may be, कैसे पता चलेगा आरओसी को? the debt for which the charge was given has been paid, or part of the property or undertaking charged has been released from the charge, part of the property or undertaking ceased to form part of the company's property or undertaking। ये सब इंस्टेंसेस से समझ में आता है कि चार्ज को सेटिस्फाई करने का टाइम आ गया है, डेट पे हो चुका है, चार्ज होल्डर ने खुद ही चार्ज हटा दिया है कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है, या फिर जो असेट पे चार्ज क्रिएटेड था वो असेट ही किसी और कंपनी को बेच दी गई है, वो भी पॉइंट हो सकता है। तो ये सब इंस्टेंसेस से ये पता चल जाता है कि असेट तभी बिकी होगी जब उस पर चार्ज नहीं रहा होगा, नहीं तो चार्ज वाली प्रॉपर्टी कौन खरीदता, विद बर्डन कौन प्रॉपर्टी परचेज करता। तो वहां से हिंट मिल जाता है आरओसी को कि क्योंकि ट्रांजेक्शन हुए हैं, इससे दिख रहा है कि अब चार्ज को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं। आगे द रजिस्ट्रार मे एंटर इन द रजिस्टर। फिर सबसेक्शन 2 में द रजिस्ट्रार शैल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग सच चेंजेस। सामने से रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेंगे कंपनी को और चार्ज होल्डर को कि हमने ऐसे चेंजेस कर दिए, ठीक है, वो इंटीमेशन जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसके लिए फॉर्म नंबर है चार्ज 5। जैसे चार्ज क्रिएट करने के लिए सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे चार्ज 2, फिर उसके लिए एप्लीकेशन किया था तो चार्ज 1 या 9 में किया, चार्ज मॉडिफाई किया तो चार्ज 3 में किया, तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज 5 है जिसमें आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि चार्ज कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 84 है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। ये वो लिक्विडेटर वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये उस सेंस में बोला है, देखो लैंग्वेज से बता देता हूँ। इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन obtains एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर और ऑफ अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज of a company, or if any person appoints such receiver or person under any power contained in the document or instrument, he shall within a period of 30 days from the date of passing of order or of making of appointment give notice to such appointment to the company and the registrar along with a copy of the order or instrument, and the registrar shall on payment of prescribed fees register the particulars of the receiver person or instrument in the register of charges। in short यहाँ पे ये हो रहा है कि जो असेट पे चार्ज क्रिएट किया गया था वो चार्ज को अब यूटिलाइज करने का या एक्टिवेट करने का टाइम आ गया, बिकॉज कंपनी ने पेमेंट्स में कुछ डिफॉल्ट कर दिए। तो चार्ज होल्डर क्या करेंगे, किसी ऑफिसर को या प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे जो उनके बिहाफ पे पेपर वर्क करे। ये सेम हो गया जैसे अपन ने डिबेंचर्स में और डिपॉजिट होल्डर्स में ट्रस्टी वाला पॉइंट देखा था। तो ट्रस्टी का रोल कब आएगा, जब एक्चुअली में कंपनी डिफॉल्ट करे, अदरवाइज तो सिर्फ वॉच रख रहा है ना, लेकिन जब उसका एक्शन लेने का टाइम आ गया ना, वो बात यहाँ पे हो रही है कि भाई चार्ज क्रिएट इसलिए किया था ताकि डेट सेटल हो जाए, डेट सेटल नहीं हुआ तो अब वो चार्ज को यूज करके असेट बेचनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक लिक्विडेटर, ऑफिसर, रिसीवर, मैनेजर, जो भी आप नाम बोलो, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको अपॉइंट कर दिया, आरओसी को तो बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आरओसी को इन्फॉर्म करने की बात यहाँ पे हो रही है कि उनको बताना पड़ेगा कि हमने इस पर्सन को एज अ ऑफिसर या रिसीवर अपॉइंट किया है और अब ये चार्ज को यूटिलाइज करके हमारे पैसे निकलवा के देगा और जो अपनी प्रोफेशनल फीस है वो चार्ज करेगा। क्लियर हुआ है, समझ आया? तो ये इंटीमेशन देने की बात यहाँ पे हुई। ठीक है, टाइम लिमिट आपको बोली हुई है, जिस दिन उसको अपॉइंट किया ऑर्डर देके कि भाई अब ये लीगली अपॉइंट हो चुका है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है, ये बोला हुआ है। सबसेक्शन 2 में एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट गिव टू द कंपनी एंड रजिस्ट्रार अ नोटिस। अगर ये जो आपने ऑफिसर अपॉइंट किया था वो बैकआउट कर जाता है, रिजाइन कर देता है, उसको हटा दिया जाता है,
तो वो अपना इंटीमेशन कंपनी को भी देगा और आरओसी को भी देगा कि मैं अब ऑफिशियली रिसीवर नहीं हूँ, मैंने ये काम छोड़ दिया है, अब आगे आप लोग देख लो, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो इंटीमेशन देने का काम उसे करना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्म नंबर आ गया, द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और सीजेशन। अपॉइंट करो या हटाओ, उसका जो नोटिस देना होता है आरओसी को, वो कौन से फॉर्म में देना है, चार्ज 6, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस, ये रहने वाला है। तो सारे फॉर्म नंबर एक एक करके कवर हो ही रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में भी ऐसे ही है, कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ये एकदम रीडिंग आंसर है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। कंपनी का जो रजिस्टर है, कंपनी हर चीज का रजिस्टर मेंटेन करती है, वही अपना सेक्शन नंबर 88। एक रजिस्टर चार्जेस का भी मेंटेन करेगी। लास्ट लेक्चर में जो रजिस्टर की मैंने बात की थी वो आरओसी मेंटेन कर रही थी, ये जो मैं रजिस्टर बोल रहा हूँ ये कंपनी मेंटेन कर रही है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि पहले भी ऐसा पॉइंट आया था, वहां पे बोला था कि आरओसी का अपना एक रजिस्टर होता है जिसमें वो हर कंपनी का डेटा मेंटेन करती है। ये हमारी कंपनी का खुद का रजिस्टर है जिसमें हम अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं कि हमने कौन सी डेट पे किसके फेवर में कौन सी एसेट पे क्या चार्ज क्रिएट किया, वो कब सेटिस्फाई हुआ, उसमें क्या कंडीशंस थी, उसका मेंशन होता है। तो ये वो रजिस्टर है। इसका फॉर्मेट बोला हुआ है चार्ज 7, उसके हिसाब से आपको इसको मेंटेन करना है जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। बाकी अंदर की सारी डिटेल्स जो पीछे पड़ी उसके बेस पे, तो आप पढ़ोगे तो आपको कोई नया पॉइंट उसमें मिलने वाला नहीं। इंस्पेक्शन की बात की है वो भी हम देख चुके हैं कि जो भी मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, अगर उनको इंस्पेक्ट करना हो तो रजिस्टर को व्यू कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में, प्रायर इंटीमेशन देके, वो बातें यहाँ पे होंगी। बोलो समझ आए? तो एकदम ईजी सेक्शन है, यहाँ पे टेक्निकल इतने पॉइंट नहीं आ रहे। सेक्शन 87 देख लो, रेक्टिफिकेशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा क्योंकि अमेंडमेंट भी हुआ 2019 में। लैंग्वेज क्या है? सेक्शन 87 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट। अब जो स्टार मार्क है ना, उसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपने पावर खुद एक्सरसाइज नहीं कर रही, उन्होंने कर दिया डेलीगेशन। और डेलीगेशन किसको कर दिया? टू रीजनल डायरेक्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो सेक्शन में हमारा नाम लिखा है, लेकिन जहां जहां हमारा नाम लिखा है ना वहां पे इम्प्लाइड है कि हम खुद एक्ट नहीं करेंगे, हमारे बेस पे हमारा रीजनल डायरेक्टर एक्ट करेगा। और रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस कहाँ पे है और कौन से लोगों को पावर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था जोन वाइज है, स्टेट वाइज नहीं है। तो जोन में एक मुंबई आ गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड शिलोंग। मतलब 7 जोन्स में जो डिवाइड किया था ना, 7 आरडीज, ये 7 आरडीज के ऑफिस के लोकेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग नोटिफाइड दैट और सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार of the payment or satisfaction within the time required under this chapter or the omission or misstatement of any particulars with respect to the charges was accidental or due to inadvertence। मतलब कुछ गलतियां हुई है इन्फॉर्मेशन देने में, आरओसी से डील करने में, और ये सब इनएडवर्टेंट था, अनइंटेंशनल था और कोई सफिशिएंट कॉज की वजह से ऐसा हुआ था। तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके आप लेटर डेट पे भी रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। तो जो पीछे अपन ने देखा था 30 डेज, 300 डेज, 6 मंथ, 60 डेज, वो सब तो था, वो निकल चुका। उसके बाद भी अगर कोई एरर ओमिशन सामने आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो आपको अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है अब जाके जो चेंजेस कराने करा लो, हम परमिशन दे रहे हैं। बट उसके पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये सब डिले क्यों हुआ, क्या रीजन था। वो सेटिस्फाइड होंगे तो आपको अलाउ करेंगे। तो सेक्शन वैसे टेक्निकल नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला देखो पावर है हमारे पास, बट पूछने हमें मत आना, हमारा ऑफिसर है रीजनल डायरेक्टर, आपके जोन के हिसाब से उसको पूछ लेना, उसको हमने परमिशन दे रखी है, जो डिसीजन देगा वो हमारा डिसीजन माना जाएगा। ये क्लैरिफाई किया, ठीक है। तो 87 यहाँ पे कंप्लीट। पहले 87 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अमेंडमेंट के बाद सिंपल कर दिया। देखो नेक्स्ट पेज पे देखना, आपको ना एक टेबल मिलेगा, उसमें ना चार्ज 1 से लेके चार्ज 9 ये सारे जो फॉर्म अभी तक यूज हुए ना बीच में, सबको एनलिस्ट किया हुआ है। तो आपको लास्ट डे पे अगर लगे, क्योंकि इस चैप्टर में हर आंसर में चार्ज का एक फॉर्म नंबर है ही, तो आपको लगे कि नहीं क्यों मार्क्स क्यों जाने दे, एक बार पढ़ लेते हैं ना और लिख लेंगे, रिलेट कर लेंगे, क्योंकि एक एक करके आप पढ़ोगे तो याद हो भी जाएगा। अपन ने अभी जैसे बात की कि भाई चार्ज 1 और 9 जो है वो एप्लीकेशन के लिए था, 2 जो है वो सर्टिफिकेट के लिए था, 3 मॉडिफिकेशन के लिए था, अभी बीच में देखा 5 वाला सेटिस्फेक्शन और चार्ज के लिए था, 7 जो है वो रजिस्टर मेंटेन करने की बात कर रहे थे। ऐसे एक एक करके आपको चार्जेस पता चल रहे हैं, तो याद होता है फॉर्म नंबर अगर कोई चैप्टर में, तो क्यों मिस करना है। एक आंसर तो इस चैप्टर में से मिलने का चांस है, और वो आपको अगर पेपर में मिला उसमें एक फॉर्म नंबर यूज हो गया तो आपका पढ़ा हुआ वसूल हो जाएगा। तो बेटर है कि आप वो टेबल लास्ट डे पे रिवाइज करो, और जब भी चैप्टर पढ़ोगे टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, पार्ट टेस्ट के लिए, हमेशा ये टेबल पढ़ के आना। तो इससे ना आपको एंड तक सारे फॉर्म याद हो जाएंगे, वो गारंटी है, लेकिन उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारे फॉर्म्स हो गए। एनेक्स्चर वाला पार्ट है, उसमें वही स्पेसिमेन दे रखे हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के। इसके लिए हम अपने करते हैं राइटिंग वाला, मैंने आपको बोला था एक सेशन रखेंगे, उसका कुछ प्लान करता हूँ मैं, चैप्टर एंड होने के बाद कुछ प्लान करते हैं। इन बिटवीन क्या बचा है इसमें? अरे वो फ्लोटिंग चार्ज वाला है ना, पोस्टपोनमेंट, वो बाकी है टॉपिक, लेकिन वो आज नहीं लेते, फिर टेस्ट के लिए आपका टाइम नहीं बचेगा, और थोड़ा टेक्निकल है तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना है, ठीक है। वो एक टॉपिक छोड़ देते हैं, फ्लोटिंग चार्ज वाला, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवा दूंगा।
ये टाइम ले लेगा, वो नहीं ले रहा हूँ। क्यों? टेस्ट नहीं देनी इसीलिए। हाँ ठीक है, जिनका कल